गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ ट्री हैबिट इन जिम्नोस्पर्म मोनोकॉट्स एंड डायकॉट्स। जो ये प्लांट हैं जिम्नोस्पर्म के मोनोकॉट्स और डायकॉट्स में, इनमें ट्री हैबिट की जो बड़े वृक्ष बनते हैं, इनका विकास किस प्रकार हुआ। तो आज के इस टॉपिक में हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से इनका इवोल्यूशन हुआ। जिम्नोस्पर्म मोनोकॉट्स एंड डायकॉट प्लांट में ट्री हैबिट का विकास एवं अभिसरण, हमारे टॉपिक का नाम ये है। सबसे पहले क्या करते हैं कि फॉसिल की स्टडी की गई। तो सब प्लांट के इवोल्यूशन के बारे में देखा तो फॉसिल्स के आधार पर ही जानकारी इकट्ठी की गई। तो उसमें यह पाया गया कि जो सबसे पहले प्लांट डेवलप हुए थे वो ब्लू ग्रीन एल्गी थे, जो कि एक्वेटिक हैबिट में डेवलप हुए थे। सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी का विकास हुआ, उसके बाद ग्रीन एल्गी का विकास हुआ, जो कि एक्वेटिक या पानी में ही पाए जाते थे। फॉसिल की स्टडी करने से पता चला कि अर्थ पर सबसे पहले सिंपल प्लांट ब्लू ग्रीन एल्गी का डेवलपमेंट हुआ और ये एक्वेटिक हैबिट में पाए जाते थे, पानी के अंदर, ये समुद्र में पाए जाते थे, मरीन वाटर में। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आए ग्रीन एल्गी। फिर ग्रीन एल्गी के बाद विकास हुआ एम्फीबियस प्लांट या ब्रायोफाइट्स का। तो ये प्लांट्स कैसे थे कि इनके जो लाइफ साइकिल के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, बिना वाटर के ये लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते थे। तो इस तरह के प्लांट है जो एम्फीबियस कहलाए, जिनको अपनी लाइफ साइकिल में वाटर की नेसेसरी थी। और जैसे कि ब्रायोफाइट हम जानते हैं कि मोइस्ट इलाकों में रहते हैं, जो बिल्कुल नम जगह होती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। छायादार शैडो रीजन को ये पसंद करते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर पाते। तो इस तरह से ब्रायोफाइट्स बने, पहले ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर ग्रीन एल्गी और फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में एक्वेटिक हैबिट के साथ टेरेस्ट्रियल हैबिट का विकास हुआ, लेकिन ब्रायोफाइट्स कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं बन पाए। जो ब्रायोफाइट्स थे इनमें एक्वेटिक हैबिट तो थी ही पहले से ही, उसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल हैबिट का भी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वाटर इनकी लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं ज़रूरी थी, इसलिए कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं बने। लाइफ साइकिल के किसी न किसी फेज में वाटर की आवश्यकता होती है, जैसे फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर एंथ्रोजॉइड स्विम करके आर्किगोनिया तक जाते हैं। जब इसमें ब्रायोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो एंथ्रोजॉइड क्या कहते हैं, वाटर की हेल्प से स्विम करते हुए आर्किगोनिया तक जाते हैं। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इनको वाटर की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी, इसलिए एम्फीबियस प्लांट कहलाए। स्पोर जर्मिनेशन करना है तो वहाँ पे भी मॉइस्चर की आवश्यकता थी इनको। तो एक्वेटिक हैबिट एंड ग्रेगेरियस नेचर के कारण यह कम हाइट के होते हैं और इनमें वैस्कुलर टिश्यू भी डेवलप नहीं हो पाए। तो एक तो एक्वेटिक हैबिट, क्योंकि पानी जो वाटर है वो इनको इजीली अवेलेबल रहेगा हमेशा, और इस कारण से क्या होता है, इनकी जो हाइट है वो भी ज़्यादा नहीं मिलती और इनमें वैस्कुलर सिस्टम भी ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में सबसे मेन सीड प्लांट्स होते हैं, जो ऐसे पादप जो बीजों का निर्माण करेंगे, बीज बनाएंगे, वो प्लांट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं स्थलीय पादपों में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सीड हैबिट एंड ट्री हैबिट का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ। ट्री हैबिट देखते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि ट्री हैबिट डेवलप क्यों हुई। एक तो टेरेस्ट्रियल होने के कारण कि पादप स्थलीय होने लगे, जमीन पर ग्रो करने लगे। जमीन पे ग्रो करने लगे तो यहाँ पे ड्राई एनवायरनमेंट मिलने लगा। दूसरा, वैस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। तो ट्री हैबिट कैसे डेवलप हुई कि प्लांट टेरेस्ट्रियल या जमीन पर ग्रो करने लगे और साथ में वहां पर अब उन्हें ड्राई एनवायरनमेंट मिलने लगा। ड्राई एनवायरनमेंट मिला तो अब वो जमीन से पानी एब्जॉर्ब करेंगे, जमीन के अंदर से रूट के थ्रू। तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम बना। अब यहाँ पर जो प्लांट हैं उनको ट्रैक्योफाइटा कहा गया है। ट्रैक्योफाइटा वो प्लांट होते हैं जिनमें वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, इनको हम ट्रैक्योफाइटा कहते हैं। जिनमें ट्रैकिड्स पाई जाती है, वैस्कुलर सिस्टम इनमें वेल डेवलप्ड होता है। तो ट्रैकोफाइटा में तीन को इंक्लूड किया गया है, टेरिडोफाइट, दूसरा जिम्नोस्पर्म और तीसरा एंजियोस्पर्म। तो जब हम वैस्कुलर सिस्टम के आधार पर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो ट्रैकोफाइटा और ए ट्रैकोफाइटा। ए ट्रैकोफाइटा में तो एल्गी
और ब्रायोफाइट्स को इंक्लूड किया गया है, और ट्रैकियोफाइटा में टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। तो इस तरह से हम अब देखते हैं कि फंक्शन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। अब यहाँ पे जब वेस्कुलर सिस्टम के आधार पर डिवाइड किया, तो अब इसका वेस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड। जो प्लांट की रूट ने वाटर एब्सॉर्ब किया है उसको लीफ तक पहुंचाना, और जो लीफ ने सिंथेसाइज किया है उस फूड को रूट तक पहुंचाना। वेस्कुलर टिश्यू का यह काम होता है। अब यहाँ देखते हैं, वाई डिड टेरिडोफाइट नॉट एस्टेब्लिश them एज सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट? कि क्या कारण थे कि टेरिडोफाइट खुद को, उनमें वेस्कुलर सिस्टम होने के बाद भी, अपने आप को एक सक्सेसफुल स्थलीय पादप या टेरेस्ट्रियल प्लांट में की तरह एस्टेब्लिश्ड नहीं कर पाए या स्थापित नहीं कर पाए? देयर वॉज फॉलोइंग रीजन। यहाँ पे ये कारण थे। पहला तो प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनियम। जो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं उनमें आर्किगोनियम पाई जाती है। फॉर द फर्टिलाइजेशन वाटर वाज नेसेसरी। तो एक रीजन तो ये हो गया कि टेरिडोफाइट प्लांट में भी आर्किगोनियम पाई जाती है। तो इस तरह से जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए पानी की जरूरत होती है। दूसरा, सीड हैबिट वाज नॉट डेवलप्ड in pteridophytes, so the embryo was not protected, so plants were unable to survive in dry and less adapted condition। तो दूसरा यह है कि इसमें सीड हैबिट भी डेवलप्ड नहीं हुई, जिसके कारण जो प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता, और जो बाहर की जो ड्राई और कंडीशंस होती हैं उनके लिए वो सरवाइव नहीं कर पाता उस कंडीशन में। तो ये दो कारण थे जिसके कारण टेरिडोफाइट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं बन पाए। आर्किगोनियम की प्रेजेंस, क्योंकि आर्किगोनियम के लिए वाटर जरूरी होता है। दूसरा, सीड हैबिट इसमें डेवलप हुई नहीं थी, तो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा टिश्यू या ऐसा कुछ नहीं था जिसके कारण वो सरवाइव कर सके। फिर इसके बाद देखते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स आर मोस्ट डोमिनेंटली एस्टेब्लिश्ड ऑन अर्थ। कि क्या कारण थे कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट थे वो अर्थ पर डोमिनेंटली तरीके से एस्टेब्लिश्ड हुए। पहला है, फॉर फर्टिलाइजेशन वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे पानी की जरूरत नहीं होती। पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है। एंजियोस्पर्म प्लांट में बहुत सारे तरीके दिए पढ़ते हैं हम कि किस किस प्रकार से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा है, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। और जब पॉलिनेशन हो जाता है तो पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, और पॉलन ट्यूब एंश्योर द फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट रीच टू द एग सेल। पॉलन ट्यूब के कारण क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एंश्योर हो जाएगा, ये निश्चित हो जाता है कि जो मेल गैमेट है वो अब एग सेल तक पहुंचता ही है उसके थ्रू। तीसरा है, सीड हैबिट। इनिशियली इन सम टेरिडोफाइट्स सीड हैबिट वाज डेवलप्ड। जो कुछ टेरिडोफाइट्स थे उनमें, जैसे कि सिलेजिनेला हुआ, उसमें सीड हैबिट का डेवलपमेंट हुआ। जब सीड हैबिट और हेटेरोस्पोरी देखते हैं टेरिडोफाइट्स में, तो टोटल 8 जीनस हैं जिनमें ये पाई जाती है। तो इसका एक एग्जांपल है स्लेजिनेला, जिसमें कि हम इनिशियली सीड हैबिट देखते हैं। बट इन एंजियोस्पर्म द सीड वाज प्रोटेक्टेड विद इन फ्रूट वॉल एंड कैन टॉलरेट ड्राई एनवायरमेंट कंडीशन। तो लेकिन क्या एंजियोस्पर्म में यह देखा गया कि जो सीड होता है वो फ्रूट बॉल्स के बीच में सुरक्षित रहता है, जिसके कारण वो ड्राई कंडीशन को भी इजीली टॉलरेट कर सकता है। लीफ कैनोपी। इन एंजियोस्पर्म लार्ज लीफ कैनोपी इज फाउंड एंड वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। एंजियोस्पर्म प्लांट में जो लीफ की जो कैनोपी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप पाई जाती है, और जितना डेवलप कैनोपी होती है उतना ही डेवलप वैस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है। For large canopy, tree trunk is solid, hard and woody to bear this canopy। अब जब लार्ज कैनोपी मिल रही है तो उस हिसाब से उसका जो स्टेम होता है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, सॉलिड होगा, हार्ड होगा और वुडी होता है, जो कि इस कैनोपी को कैनोपी का जो वेट है उसे बेयर कर सके। जिम्नोस्पर्म प्लांट आर लॉन्गेस्ट एवरग्रीन। जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं वो भी लॉन्गेस्ट होते हैं और एवरग्रीन होते हैं। दे आर कॉनिकल इन शेप एंड फाउंड इन हिल रीजन।
और इसके अलावा ये कॉनिकल शेप के होते हैं और हिल रीजन में पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, प्राइमरी रूट डज नॉट गो इन डेप्थ एंड सेकेंडरी रूट डज नॉट स्प्रेड मच मोर। जो प्राइमरी रूट्स होती है वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएंगी और सेकेंडरी रूट भी ज़्यादा उनका फैलाव नहीं हो पाता। और यही रीज़न थे कि जो जिम्नोस्पर्म है वो ज़्यादा पूरी पृथ्वी पर फैल नहीं पाए। एंजियोस्पर्म प्लांट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ। तो इस तरह से, जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट के पास वो सारे फीचर थे जिसके कारण वो इजीली पूरे अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। इन डाइकॉट प्लांट्स ट्री हैबिट इज मोर फाउंड। जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें मोस्टली जो प्लांट स्पीसीज होती हैं उनमें ट्री हैबिट देखने को मिलती है। वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। टैप रूट सिस्टम में क्या होगा, प्राइमरी रूट, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। तो इस तरह से पूरा जो डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम यहाँ पर देखा जाता है। इसी तरह से वेस्कुलर सिस्टम भी यहाँ पे वेल डेवलप्ड होता है, जिसमें जाइलम, फ्लोएम, ये सब इसमें बहुत अच्छे से डेवलप्ड रहते हैं। इसके अलावा डाइकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी, जो कैम्बियम होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि तने की जो मोटाई होती है, विड्थ होगी या चौड़ाई है तने की, वो बढ़ती है। अडेप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। फॉर पॉलिनेशन वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड। अब टेरेस्ट्रियल या स्थलीय हैबिटेट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पानी, पॉलिनेशन के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती। एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड विद इन सीड कोट एंड फ्रूट वॉल। और जो एम्ब्रियो होता है वो सीड कोट और फ्रूट वॉल के बीच में, प्रोटेक्ट के अंदर होता है। फ्रूट फ्रूट जैसे हम कोई भी फ्रूट देखते हैं, बाहर फ्रूट बॉल होती है, फिर उसके अंदर सीड कोट होता है और उसके अंदर एम्ब्रियो उपस्थित रहता है। ये तो था डाइकॉट प्लांट्स का। अब देखते हैं मोनोकॉट्स प्लांट का। तो इसमें वैस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होती है। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। पाम प्लांट, शुगर केन, यक्का। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें ट्री हैबिट देखी जाती है। अब देखते हैं टॉलेस्ट ट्री। टॉलेस्ट ट्री एंजियोस्पर्म में है यूकेलिप्टिस, म्यूटेसी फैमिली का है और 114 मीटर इसकी लेंथ होती है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में सिकोइया सेमीपरवेरेंस। लॉन्गेस्ट लिव्ड है जिम्नोस्पर्म में टैक्सोडियम, 2000 ईयर ओल्ड। सिकोइया जाइजेंटिका, 3500 ईयर ओल्ड। पाइनस एरिस्टेटा, 4000 ईयर ओल्ड। फाइकस बैंगलेंसिस, 3500 ईयर ओल्ड। और जो इसका डायमीटर है 2 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये फैला हुआ है। थैंक यू।